खूब लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची इंस्पिरेशनल कहानी है। ये कहानी आपको भावुक करेगी, मोटिवेट करेगी और जिंदगी में खुशी की असली कीमत बताएगी। कहानी है 1981 के दौर की, जहां क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ फ्रांसिस्को में रहता था। उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक बिजनेस में लगा दी। उसने बोन डेंसिटी स्कैनर नाम की ढेर सारी मशीनें इस उम्मीद में खरीदी कि वो आसानी से हॉस्पिटल में बिक जाएंगी। दरअसल वो मशीन एक्सरे मशीन की कीमत से दुगने दामों पर थी और काम एक्सरे मशीन से थोड़ा ही बेहतर था। आप समझ ही गए होंगे कि उसे बेचना कितना मुश्किल रहा होगा। और क्रिस को घर का गुजारा चलाने के लिए महीने में कम से कम 3 मशीनें बेचनी ही थीं, वरना घर का किराया और खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा और क्रिस मशीनें नहीं बेच पा रहा था। 2 महीनों से उसने अपने घर का किराया नहीं दिया था, जिसके कारण घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी बीवी के कंधों पर आ चुकी थी, जो अब गुजारे के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। क्रिस रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़कर स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता है, पर कोई भी हॉस्पिटल उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। इसके दौरान लिंडा उसे बताती है कि उन्हें टैक्स न भरने पर नोटिस आ चुका है। जब क्रिस बाहर जाता है तो पुलिस वाला नो पार्किंग में खड़ी उसकी कार का चालान कर देता है। रोज की तरह खाली हाथ वो अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगता है। रूबिक्स क्यूब उस दौरान नया ही आया था। लिंडा उसे टैक्स के पैसों के बारे में पूछती है तो क्रिस बहाना बनाने लगता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्रिस दूसरे रूम में जाकर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगता है और उसे वो आसानी से कर लेता है। अगले दिन उसे एक आदमी अपनी महंगी गाड़ी चलाते हुए दिखता है। क्रिस उससे कहता है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि वो क्या काम करता है। तो वो एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहता है कि वो इस बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। क्रिस उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए सभी लोगों को देखता है जो काफी खुश लग रहे थे। क्रिस भी उन जैसी ही खुशी पाना चाहता था और उसे लगा कि सब मुसीबतों से बाहर निकलने का यही रास्ता है। वो स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करने का फैसला अपनी पत्नी को सुनाता है, जो उसे कहती है, क्यों नहीं, एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, और मजाक उड़ाकर चली जाती है क्योंकि वो सिर्फ +2 पास था। अगले दिन वो उस कंपनी में नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाता है। वो अपना स्कैनर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर अंदर चला जाता है। वहां एक आदमी उसे फॉर्म देकर प्रोसेस के बारे में समझाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस उस स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपना स्कैनर लेकर भागते हुए देखता है और पूरी बात सुने बिना ही उसके पीछे भागने लगता है। पर वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन वो खुद जाकर अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म उस कंपनी के रिसोर्स हेड के डीन जे को देता है। जे काफी जल्दी में था, इसलिए उसकी ज्यादा बात सुन नहीं पाता। वहां से बाहर आने के बाद क्रिस को वही लड़की जो स्कैनर लेकर भागी थी नजर आती है। क्रिस उनसे अपना स्कैनर वापस लेते हुए कहता है कि एक स्कैनर को खो देने का मतलब है कि 1 महीने का खाना को दिया। उसने अपनी बीवी से कम 1 स्कैनर बेचने का वादा किया था, लेकिन उसके खाली हाथों की बजाय 2 स्कैनर वापस आते देखकर लिंडा निराश हो जाती है। अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर बास्केटबॉल देने के बाद वो लिंडा को वापस आए स्कैनर की कहानी बताने लगता है, लेकिन लिंडा उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि उसे अब क्रिस पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद वो जे से मिलता है, जो टैक्सी में बैठकर जाने वाला था। तो क्रिस कहता है कि वो भी उसी ओर जा रहा है और वो टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिस अपनी नौकरी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में बिजी था। अपना टैलेंट दिखाकर जे को इम्प्रेस करने के लिए क्रिस वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देता है और जे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन जे का घर आ गया था और वो टैक्सी से उतरकर अपने घर चला जाता है। इसका मतलब सारा किराया क्रिस को देना पड़ेगा। क्रिस फंस चुका था। फिर जैसे ही टैक्सी एक चौराहे पर खड़ी होती है तो क्रिस भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है। उससे बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसका स्कैनर दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर ही रह जाता है। वो फोन करके लिंडा से माफी मांगता है क्योंकि वो अपने बेटे को लेने उसके स्कूल नहीं जा सका था। क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए
लिंडा को अपनी शिफ्ट छोड़नी पड़ी थी। वह क्रिस से कहती है कि अब बहुत हो गया और वो घर छोड़कर जा रही है। क्रिस भागकर अपने घर की ओर आता है, लेकिन लिंडा जा चुकी थी। तभी क्रिस को जे का फोन आता है, जो और अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस के पास कोई पेन नहीं होता, तो वो नंबर याद करके साथ वाले स्टोर में जाकर लिख लेता है। अगली सुबह क्रिस स्कूल के बाहर लिंडा से मिलता है और कहता है कि उनका बेटा क्रिस के साथ ही रहेगा, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। लिंडा क्रिस से काफी नाराज थी। वो बेटे को उसके पास छोड़कर चली जाती है। शाम को क्रिस अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर चला जाता है। यहाँ मकान मालिक उसे मकान खाली करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने 2 महीनों से किराया नहीं दिया था। क्रिस उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, जिसके बदले में वो घर को पेंट कर देगा, और मकान मालिक मान जाता है। अगले दिन जब वह दीवारों को पेंट कर रहा था, तब पुलिस आके उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उसने नो पार्किंग का चालान नहीं भरा था। वह पुलिस स्टेशन जाकर चालान भरता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि चालान सुबह वेरीफाई होगा और तब तक क्रिस को वहीं पर रहना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि सुबह 10 बजे उसका इंटरव्यू है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई बात नहीं सुनता। क्रिस लिंडा को फोन करके उसे क्रिस्टोफर का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगली सुबह क्रिस उन्हीं गंदे कपड़ों में अपने इंटरव्यू के लिए भागता है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं बचा था। इंटरव्यू में क्रिस उनसे कहता है कि वह बाहर बैठकर कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो इन कपड़ों में क्यों आया है, लेकिन वो कोई भी कहानी बना नहीं पाया। क्रिस उन्हें सब सच बता देता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि चालान भरना उनके लिए बहुत छोटी बात थी। फिर क्रिस उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, क्योंकि वो छोटे शहर का स्कूल था और कम बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन उससे ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। क्रिस उनसे कहता है कि मैं अगर मुझे जवाब नहीं पता तो मैं ये साफ कह दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता है, लेकिन किसी भी चीज का जवाब कैसे पता करना है वो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। मिस्टर मार्टिन कहते हैं कि अगर एक आदमी बिना कमीज पहने तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आएगा तो तुम उसे नौकरी पर क्यों रखोगे? जवाब में क्रिस उनसे कहता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी हो। ये जवाब सबको अच्छा लगता है और वो क्रिस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑफिस के बाहर वो जैसे कहता है कि मैं नौकरी के बारे में सोचकर बताऊंगा, क्योंकि नौकरी लगने से पहले उसे 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इस बीच क्रिस की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और क्रिस को भी घर खाली करना पड़ता है। क्रिस अपना सामान और बेटे को लेकर सस्ते मोटेल के कमरे में रहने के लिए चला जाता है। उसका बेटा बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात करता है, तो क्रिस उसे कहता है कि वो नहीं बन सकता, जिससे उसका बेटा उदास हो जाता है। तब क्रिस उसे समझता है कि कुछ बनना है तो किसी की यह बात मत सुनो कि तुम यह नहीं कर सकते। एक स्कैनर बेचकर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं जो गुजारा करने के लिए काम आएंगे। फिर क्रिस अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा और क्रिस के लिए वहां टिकना आसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा था और ना ही उसे स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी थी। ट्रेनिंग इंचार्ज बताता है कि एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और वो सबको मेहनत करके 100% मार्क्स लाने के लिए कहता है। बाहर आकर क्रिस को वह भिखारी दिखता है जो उसका स्कैनर लेकर जा रहा था, जो स्टेशन पर छूट गया था। क्रिस उसके पीछे भागता है, पर उसकी कार के साथ टक्कर हो जाती है और उसका एक जूता भी खो जाता है। अब उसे जूते के बिना ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस का ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए हमेशा क्रिस को भगाता रहता था, जिसकी वजह से उसके काफी जरूरी काम छूट जाते थे। उसे अपने सारे काम खत्म करने के बाद बेटे को स्कूल से लेकर काफी लंबा सफर करके घर जाना पड़ता था। इसलिए वो अपने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था और लगातार फोन करके वो अपने 8 मिनट बचा लेता था। वो पानी भी नहीं पीता था ताकि उसे वॉशरूम नहीं जाना पड़े। जो काम उसके साथी 9 घंटों में पूरा करते थे, उसे वो 6 घंटों में पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही चलते हुए 2 महीने बीत जाते हैं, पर क्रिस के हाथ कोई भी बड़ी सफलता नहीं लगी थी। क्रिस ने 2 महीनों से किराया नहीं दिया था, तो मोटल वाला भी अब किराया मांगने लगा था। अगली सुबह उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था।
तो डिपार्टमेंट ने उसके बैंक अकाउंट से टैक्स के पैसे काट लिए थे। वो पैसे उसके लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि उन्हीं से उसका गुजारा चलने वाला था। फिर वो अपने एक दोस्त के पास उधार के पैसे वापस मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पैसे देने से मना कर देता है। कुछ देर बाद उसे वो भिखारी फिर से नजर आता है और क्रिस अपना स्कैनर वापस ले लेता है। वो कई जगह जाकर उसे बेचने की कोशिश करता है और एक डॉक्टर उसे खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन क्रिस जैसे ही डेमो देने लगता है वो स्कैनर खराब निकलता है, इसलिए वो बिक नहीं पाता। और सबसे बड़ी परेशानी तो तब आती है जब वो मोटल वापस जाता है, लेकिन मोटल वालों ने उसका सामान बाहर निकालकर कमरे को ताला लगा दिया था क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था। ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बेटे को लेके वो कहां जाए, क्या करे, किससे मदद की पुकार करे। मोटल से निकलकर वो स्टेशन चला जाता है और रात गुजारने के लिए सोचने लगता है। फिर वो बेटे के साथ खेलने लगता है और उससे कहता है कि ये स्कैनर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है। वो अब डायनासोर के जमाने में है और डायनासोर से बचने के बहाने वो उसे टॉयलेट में ले जाता है। वो बेटे को अपनी गोद में सुला देता है। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। वह खुद को बहुत बेबस और मजबूर महसूस करता है और रोने लगता है। अगले दिन वो रहने के लिए एक चर्च में जाता है जहां बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। चर्च में जगह कम होने के कारण जो वक्त पर आ जाता था उसे जगह मिल जाती थी और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता था। क्रिस स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसका एक पार्ट खराब हो गया था और नया पार्ट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्रिस की मुसीबत दुगनी हो चुकी थी। उसे वक्त से पहले अपना सारा काम खत्म करना था और अपने बेटे के साथ चर्च की लाइन में लगना पड़ता था ताकि उन्हें जगह मिल सके। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जिसकी वजह से वह खाना पीना तक भूल चुका था। अब क्रिस अपनी इंटर्नशिप का फाइनल एग्जाम देता है, लेकिन उसके चेहरे पर नौकरी मिलने का कोई यकीन नहीं होता। वहां से बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टिन मिलते हैं, जो अपनी टैक्सी का किराया देने के लिए क्रिस से $5 उधार मांगते हैं क्योंकि वो अपना पर्स भूल आए थे। क्रिस के पास बहुत कम पैसे बचे थे, पर फिर भी वो $5 दे देता है। आज रात क्रिस को चर्च में जगह नहीं मिलती तो वो अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ ट्रेन में ही सो जाता है। क्रिस पैसों के लिए अपना खून बेचता है और उन पैसों से स्कैनर का पार्ट खरीदकर उसकी रिपेयर करता है। फिर वो स्कैनर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर पाता है। आज रात वो होटल में जाकर आराम से सोता है और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियों को भुला जाना चाहता है। अगली सुबह वो क्रिस्टोफर के साथ बीच पर जाता है और कुछ सुकून भरे पल जीता है। आज इंटर्नशिप का रिजल्ट आना है और वो अपनी सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहा था। मिस्टर मार्टिन उसकी नई कमीज की तारीफ करते हैं। क्रिस उनसे कहता है कि आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, इसलिए वो आज नई कमीज पहनकर आया है। मिस्टर मार्टिन मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम कल भी ये कमीज पहनकर आ सकते हो क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। क्रिस अपनी नौकरी लगने की बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो क्रिस से पूछते हैं कि क्या ये आसान था, तो क्रिस कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर मिस्टर मार्टिन उधार के पैसे भी उसे वापस दे देते हैं। उस दिन क्रिस बहुत खुश होता है और कहता है इसी एहसास को खुशी कहते हैं। आगे चलकर क्रिस एक सफल बिजनेसमैन भी बने। क्रिस कहते हैं सपने को तब तक मत छोड़ो जब तक सपने आपको नहीं छोड़ देते। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है अनुभव। सफलता का रास्ता हमेशा धूप से होता है। अपने सपनों का पीछा करो, न कि लोगों का। सफलता के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, कड़ी मेहनत करना। आपके सपनों का साकार होने के लिए आपको उन पर काम करने की आवश्यकता होती है। कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, सपने के पीछे का मान सम्मान होता है। हर चुनौती एक अवसर होता है आपको अपनी मानदंडों को पुनः समीक्षा करने का। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आप चाहें तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी को देखकर इसका अनुभव भी कर सकते हैं। धन्यवाद।